कई बार हम और आप अपना कैरियर चुनने में गलती कर देते हैं। फिर उसके बाद हम किसी पंडित के पास जाते हैं या ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो आपको बताता है कि भैया ये तो आपका कैरियर था ही नहीं, आपको तो इस वे में जाना था। लेकिन अब साइंस ने एक कदम आगे बढ़ के और चीज़ सॉल्व कर दी है और वो है फिंगरप्रिंट्स देख के आपके कैरियर को बताना। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएमआईटी के बारे में। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर हिना चौहान मल्होत्रा। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए डीएमआईटी है क्या? बहुत लोग इसको नहीं जान रहे हैं। DMIT मैं फुल फॉर्म पहले बताती हूँ इसकी। ये डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एंड इसकी सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, अगर इसको तोड़ा जाए तो डर्मा मीन्स स्किन, आपकी जो स्किन होती है हाथों की, एंड ग्लाइफिक्स मीन्स कर्व। आपकी जो छोटी लाइंस आपको अपने स्किन में दिखती हैं उनको हम ग्लाइफिक्स बोलते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डर्मेटोग्राफिक, दैट मीन्स हम अपने स्किन और उसके ऊपर जो लाइंस हैं, रिजेस हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके हम आपको बताते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपका ब्रेन पोटेंशियल क्या है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। देयर आर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ एक टेस्ट के बेस पर हम लोग आपको बता सकते हैं एनालाइज करके। लेकिन इसको प्रैक्टिकल लेवल पे इसका टेस्ट कैसे करते हैं? फिंगरप्रिंट स्कैनर एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम सारे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और वो हम सॉफ्टवेयर में डाल के उसको फिर हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद सी फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स में हैं। हम आर्क, वर्ल एंड लूप्स, तीन पैटर्न्स, बट नेचर ने उनको बहुत डिफरेंट तरीके से प्रिंट करता है हमारे हाथों में, ठीक है। और उसको फिर स्टडी करते हैं हम कि वो पर्टिकुलरली आपके किस इंटेलिजेंस को बता रहे हैं। ये सिर्फ हम फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर ही हम आपको बता देते हैं कि लेकिन आप। ये फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन डेवलपमेंट का क्या कॉम्बिनेशन है? मतलब कैसे पता चल जाता है कि एक फिंगरप्रिंट से आपके दिमाग में क्या चल रहा है या फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती हैं, 13th वीक पर एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तब उसकी फिंगरप्रिंट्स रिजेस फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे रिजेस फॉर्म होती हैं वैसे वैसे उसका ब्रेन भी डेवलप होता है। ब्रेन हमेशा बैक टू फ्रंट में ही वो आके ऐसे पीछे से आगे के डेवलप होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स डेवलप हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सबसे पहले आपकी जो लिटिल फिंगर होती है, ठीक है, ये आपकी विजुअल्स को शो करती है। सबसे पहले बच्चे पे आई साइट्स का विजन आता है, फिर वो धीरे धीरे अपना सुनने की तरफ बढ़ता है। ये हाथों में भी इसके प्रिंट्स आ रहे हैं और ब्रेन भी डेवलप हो रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। धीरे धीरे आते आते आपका विजुअल, आप मतलब विजुअल देखना, ऑडियो सुनना, देन बॉडी मूवमेंट फुल, ये सब बच्चे में डेवलप हो जाता है बाय द 24th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। और बच्चे के साथ पैराइटल एंड फ्रंट प्री फ्रंटल जो ब्रेन डेवलप होता है वो इमेच्योर डेवलप होता है हर बच्चे में, हर हर ह्यूमन बींग्स में। और जब बच्चा जो बच्चा बाहर आ जाता है मदर की वॉर्म से, और टिल द एज ऑफ 25 आपका फ्रंटल और प्री फ्रंटल ब्रेन मेच्योर होता है, ठीक है। जब तक आप 25 ईयर्स के नहीं हो जाते, आपके दो लोब्स ऐसे होते हैं जो इमेच्योर स्टेट में होते हैं, जिनको अगर हम पहले ही स्टडी कर लें, अगर जब बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 15 साल तक कभी भी है, तो अगर कुछ भी आपको बच्चे में लग रहा है कि फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, या बच्चा फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ये सब चीज़ हम एड्रेस कर सकते हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के बेस पर। ओके। हाँ। तो मैम फिर ये आईक्यू टेस्ट और डीएमआईटी टेस्ट में क्या अंतर है? मतलब सेम रहते हैं कि अलग-अलग हैं दोनों? सी आईक्यू टेस्ट एक टाइम में था कि सिर्फ आईक्यू टेस्ट, किसी ने कह दिया इसका आईक्यू बहुत हाई है, किसी को पता नहीं होता था, बट कह दे कि हाई है तो मतलब हाई है, सुनने वाले को भी नहीं पता और पूछने वाले को भी नहीं पता।
आईक्यू टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट लेवल पर होता है, डिफरेंट रीजंस से आईक्यू टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें आईक्यू टेस्ट लिया जाएगा तो वो उसका पर्पस कुछ और होगा। अगर मेडिकल फील्ड में है वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ अगर आईक्यू टेस्ट हो रहा है तो उसका पर्पस कुछ और होगा। सो आईक्यू इज़ डिफरेंट टू पर्पस। जैसा पर्पस वैसा आईक्यू टेस्ट है। सो देयर आर सो मेनी, बहुत सारे आईक्यू टेस्ट हैं आपके। आईक्यू टेस्ट को जानने के लिए डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए आईक्यू टेस्ट दे रहे हैं। हम जो आईक्यू टेस्ट डीएमआईटी में बताते हैं वो एक जनरल होता है। वो बताता है आपकी आप कितनी लंबी देर तक आप एक जगह पढ़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए टाइम दे सकते हैं, या आपका लॉजिक क्या है, कंप्यूटेशनल जो हम कहते हैं ना, एक अरिथमेटिक हम कंप्यूट करते हैं। मैथ्स में आपके पास इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने का आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है, वो जो कंप्यूटेशन हम करते हैं आईक्यू वो है डीएमआईटी में। अच्छा, डीएमआईटी टेस्ट कराने के बाद बच्चे की क्या क्या चीज़ें पता चल जाती हैं? अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स कराते हैं तो उनको किस चीज़ बारे में पता चल जाएगा और किस एज पे कराना बेटर रहता है? सी डीएमआईटी जितनी जल्दी कराएं उतना अच्छा होता है। मिनिमम एज एज सच तो कुछ नहीं है, बट आई स्टिल प्रेफर कि बच्चा 3 साल का हो जाए तब आप डीएमआईटी टेस्ट की तरफ जाएं। उससे क्या होता है कि लाइक आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा निकले ही, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा निकले, क्राफ्ट भी बहुत हो। हमें उन्हें खुद भी नहीं पता कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा क्या है, वो जो उसके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कहाँ डिवोट करे। ठीक है, इसलिए वो उसको स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कराएंगे, उसको आर्ट्स क्लास भी ज्वाइन कराएंगे, वो उसको डांस भी ज्वाइन कराएंगे। जी। एंड दे स्पेंड देयर मनी, पैसा इतना बहाते हैं कि उनको नहीं पता, फिर लेटर ऑन यही होता है अब इसका पहले अच्छे से स्पोर्ट्स में चाहता था, अब इसका मन नहीं लगता, सारा पैसा हमारा ख़राब कर दिया है इसने। बच्चे पर ब्लेम आने लगता है, बच्चा प्रेशराइज होता है। ऐसे केस में अगर आप डीएमआईटी करा लेते हैं, अगर हमें ये पता है कि बच्चे का काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई है तो ही मैं उसको जो है स्पोर्ट्स में भेजूंगी। अगर मुझे ये पता है कि उसका फाइन मोटर बहुत अच्छा है, उसका विजुअल बहुत अच्छा है, तो या तो मैं ड्रामा क्लास में भेजूंगी या फिर मैं उसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस में भेज सकती हूँ, मैं उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में भेज सकती हूँ। बट दैट डिपेंड्स कि उसकी इंटेलिजेंस क्या है। मैं उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको ग्रो करूँगी, और दिस इज़ द नेचर। नेचर ने आपको इंटेलिजेंस दिया है। अगर आप नेचर के हिसाब से चलेंगे तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रेंथ, तो उसको आप और जितना ग्रो करेंगे आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ही फोकस बढ़ेगा, उतना ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओके मैम, एक हमारे व्यूअर्स हैं, आप जब आ रहे थे तो हम लोगों ने पोस्ट डाला था कि मैम हमारे यहाँ आ रही हैं, तो उनका एक क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा 10 साल का है, वो वीडियो गेम खेलता है, दूसरी गेम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो क्या डीएमआईटी से पता चल सकता है कि उसकी असली रुचि किस में है या नेचुरल टैलेंट किस दिशा में है? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका कहने का। ओके, इसमें सबसे पहले मैं तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करना चाहूँगी कि कैसे वो बच्चा गेम्स की तरफ आ गया। जब बच्चा 1 साल का हुआ होगा, आई होप उसने डिमांड नहीं की होगी। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं बिजी रखना होगा आपको, तो आपने वो गेम उस बच्चे को पकड़ा दिया। अब वो जो गेम है वो बच्चे को जो है फुल्ली एंटरटेन करने लगा है। ठीक है, अब जब बच्चा फुल्ली एंटरटेन होने लगा है, आपसे उसको वो टाइम नहीं मिला है, तो वो फुल टाइम अपने गेम को ही दे रहा है। ओके। अब आप उसको मिस कर रहे हैं उस बच्चे को। तो यहाँ पर जो गलती होती है वो पेरेंटिंग की तरफ ज़्यादा होती है। जब बच्चा किसी भी इस तरीके की आदत में पड़ जाता है, मोबाइल है या गेम्स है, कुछ भी है, बट येस डीएमआईटी इसमें इस तरीके से हेल्प करेगा कि हम आपको बता देंगे कि बच्चे को आप अगर उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से एक्टिविटीज़ दें तो देर आर चांसेस एंड देर विल बी अ रोड मैप, जिससे कि आप बच्चे को उस गेम से बाहर निकाल के आप उसको दूसरे एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं और वो उसमें इंटरेस्ट भी लेगा। ओके, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में एवरेज है लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत शानदार है, ऐसे केस में डीएमआईटी रिपोर्ट पेरेंट्स को क्या संकेत दे सकती है कि उनका बच्चा किस दिशा में जाए, किस डायरेक्शन में बढ़े? ऐसे ही वेग क्वेश्चन पे मैं नहीं बता सकती इस ओके। चीज़ को कि भाई वो किस दिशा में चला जाएगा बच्चा, क्योंकि
एक होता है कि हॉबी होना, एक होता है पैशन होना किसी चीज़ का। जहाँ पैशन की बात आती है वहाँ पर हम करियर को चूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ हॉबी की बात आती है, हॉबी वो एक्टिविटी होती है जो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, ठीक है। वो आप ऐसा उसको एज अ करियर नहीं चूज़ करते कभी कभी। ओके। मैक्सिमम टाइम लोग हॉबीज़ को नहीं चूज़ करते, वो उस फील्ड को चूज़ करते हैं जिसमें कि उनका पैशन होता है, ठीक है। तो डीएमआईटी ज़रूर हेल्प कर सकता है, हम बच्चे का ब्रेन पोटेंशियल देख सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है उसका, ठीक है। और फिर वर्कआउट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात डीएमआईटी में ये है कि अगर हमारा कोई भी इस तरीके का स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं किसी भी कारण से, तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि ये क्यों हो रही है। दैट इज़ अ डीएमआईटी हेल्पफुल इन एवरी केस। आपका कंसंट्रेशन लो है या फोकस कम है, या आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते, सो दिस ऑल क्वेरीज कैन बी हैंडल बाय द डीएमआईटी। कि मैम ये तो बच्चों की बात होगी, अभी यंग जनरेशन होती, कई बार क्या होता है कि यूथ गलत डिसीजन ले लेता है, उसको अपने कैरियर को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, उसको पता ही नहीं रहता है। इनफैक्ट हमने भी अपना जब कैरियर शुरू करा था तो मुझे डीएमआईटी के बारे में नहीं पता चला। इनफैक्ट जब तक आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा तो उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि डीएमआईटी होता क्या, लेकिन जब इसको पढ़ना शुरू करा तो चीज़ें पता चली। तो एग्जैक्टली। यूथ को कैसे, जो कोई गलत डायरेक्शन में चला गया हो, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर गलत डायरेक्शन चुन ली तो उसको कैसे सही करा जा सकता है, क्या प्रोसेस है? प्रोसेस तो सेम है सबका, हम्म। चाहे कोई 3 साल के बच्चे का कराए, चाहे ओके। वो 13 साल के बच्चे का कराए, चाहे वो 30 साल का 30 इंसान। साल का कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी हो, प्रोसेस तो सेम है कि भाई हम आपके फिंगरप्रिंट्स लेके उनको एनालाइज करेंगे, आपकी इंटेलिजेंस बताएंगे। प्लस आप जो अभी फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, अब 30 एज या 35 के एज में जाकर दोबारा ग्रेजुएशन तो आप नहीं करने वाले फॉर श्योर, तो कैसे लाइन चेंज की जाए, बिल्कुल। राइट। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम बताते हैं कि ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते या उसमें नहीं गए तो आप कुछ सर्टिफिकेशन करें या स्टडी करें खुद से और उस फील्ड में निकलें जिसमें आपकी अपनी एक महारत है, आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, तो आप ज़रूर अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाइड, कहते हैं ना, आप अपने करियर में हो जाते हैं। कि आजकल लोग 35 की एज में आके बोलते हैं कि जो मैंने 10th में अपना करियर चूज़ किया था, फील्ड चूज़ की थी, देन ग्रेजुएशन तो कर लिया, आज उस फील्ड में उतना मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? बहुत रीज़न है। एक्चुअली या थोड़ा सा ये है कि 18 से 20 साल का जो बच्चा रहता है वो बहुत कंफ्यूज रहता है, उनके पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसको इंजीनियरिंग दिलानी है या फिर इंजीनियरिंग के अलावा और भी जैसे तैयारी करवानी है या बीए बीएससी बीकॉम करवा देना है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, पेरेंट्स के मन में भी रहता है और बच्चे के मन में रहता है। तो क्या ये डीएमआईटी से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल। ओके। अगर सिर्फ करियर की बात करें तो 100% डीएमआईटी आपको बता सकता है कि आप अपना कौन सा करियर चूज़ करें, बीकॉम करना है कि बीएससी करना है। और सबसे बड़ी बात है, हमें अपना स्कोप बढ़ाना होता है। द मोर इम्पॉर्टेंट इज स्कोप। जब हमें ये पता ही नहीं है कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा भी कोई फील्ड है, तो कैसे हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे, राइट। हमें बच्चे की क्षमताओं को देखते हुए उसको डिफरेंट फील्ड में भेजना है। एमबीबीएस तो करा दिया, अब बिल्कुल। मान लीजिए, लेकिन एमबीबीएस कराने के बाद बच्चे का नहीं है इंटरेस्ट कि मैं सर्जरी में जाऊं या फिजिशियन, देयर आर अदर फील्ड्स, मेडिकल फील्ड्स ऑल्सो, जो कि हमें और लाइन में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मा ही कोई ले लें, ठीक है, आप बीएससी फार्मा करते हैं, आप एमबीबीएस कर लिया या आप एनाटॉमी में चले गए, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। मतलब देयर आर लॉट मोर, मैं अभी उतना नहीं नाम ले रही हूँ, बट देयर आर लॉट मोर फील्ड्स जो कि सिर्फ मेडिकल एमबीबीएस या बीएससी या ग्रेजुएशन करने के बाद भी निकलती हैं, ठीक है। वी विल लेट यू नो अबाउट इट डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स। कई बार ये होता है कि बच्चा तो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स का बोलना होता है नहीं भाई तुझे डॉक्टर नहीं बनना है, तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो उस केस में क्या होता है, मतलब बच्चा सही है कि पेरेंट्स सही है, कैसे काउंसलिंग करते हैं? देखिए, हर पेरेंट्स का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, वो सक्सेसफुल बने, ठीक है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि सक्सेस सिर्फ उनके बताए हुए फील्ड से नहीं आ सकती। अगर बच्चा अपनी ही फील्ड चूज़ कर रहा है तो लेट्स सी कि उसकी फील्ड में उसके लिए क्या है।
अगर मान लीजिए मैं उस बच्चे का DMIT करती हूँ, ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में जाए, सिविल सर्विसेज वगैरह करे, और बच्चा कह रहा है मुझे MBBS करना है, ठीक है, हम DMIT चेक करके बता सकते हैं कि अगर वो DMIT के थ्रू जो इंटेलिजेंस उसकी बाहर आ रही हैं कि वो MBBS में जाके आगे भी और भी कुछ कर सकता है जो कि जॉब बेस्ड ही हो, लेकिन मे बी गवर्नमेंट वन भी हो सकती है। बट यहाँ मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप खुद से कितने सेटिस्फाइड हैं उस फील्ड को लेके, चाहे फिर वो पेरेंट्स की फील्ड हो चाहे वो बच्चे की चुनी हुई फील्ड हो, दोनों को ही हमें देखना पड़ेगा कि उनकी इंटेलिजेंस में वो कितनी सही बैठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पेरेंट्स का ही देखा या बच्चे का ही देखा, और इस केस में हम पेरेंट्स से काउंसलिंग अलग करते हैं और बच्चे काउंसलिंग अलग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होकर वो फील्ड चूज़ कर ली हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीज़न भी जानना होता है कि क्यों पेरेंट्स चूज कर रहा है। क्यों चूज़ कर रहे हैं, ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ DMIT सब कुछ नहीं बताता, इन्वायरमेंट बहुत कुछ बताता है। आई हैड अ केस जिसके अंदर जो बच्चा था वो लीडरशिप क्वालिटी बच्चा था, ओके ठीक है, लेकिन जो करंट स्टेटस था वो करंट स्टेटस था कि द लोवेस्ट किड, सबसे डरा हुआ, सबसे सहमा हुआ। मतलब मैं खुद अमेज उस बच्चे की रिपोर्ट्स को देख के। फिर मैंने उस बच्चे से बात की पर्सनली, जब मैंने थोड़ा सा और उसको मतलब पूछने की कोशिश की, धीरे धीरे बच्चा खुला, बात हुई, तो पता चला जो घर का इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा कंड्यूसिव है, या कहें कि आपकी आइडियाज़ को बाहर नहीं आने देता। तो बच्चा कहीं ना कहीं दब गया, वो बच्चे के दिमाग में रह गया कि मुझे पापा को खुश करना है, मुझे मम्मा को खुश करना है, लेकिन अपनी क्या इच्छा है वो बच्चा भूल गया। और नेचर क्या है कि जब नेचर को दबाया जाता है तो नेचर बाद में बहुत गलत रूप लेके बाहर आती है। उस केस में जो बच्चा लीडर होना चाहिए था अपनी फील्ड में, और अगर वो एक एक फॉलोअर तक नहीं रह गया उसका, वो बच्चा आगे चल के बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका इनर टैलेंट जो था वो दब गया, लेकिन वो बाहर ज़रूर आएगा। वो एग्रेशन में बाहर आएगा, वो एंगर में बाहर आएगा, वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप बच्चे को इन्वायरमेंट क्या दे रहे हैं। जो आपने बताया एनवायरनमेंट की बात आपने करी, तो क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट करता है बच्चे के पूरे कैरियर पे एनवायरनमेंट? बच्चे की नर्चरिंग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर बच्चे को आपने उसके हिसाब का इन्वायरमेंट नहीं दिया, जैसे अभी मैंने बात की बच्चा लीडरशिप था, तो लीडरशिप वाला जो पर्सनालिटी आती है जब बच्चे की, अगर आप उसको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं बनाएंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं आगे जाके रिबेलियस हो जाएगा। लेकिन आपने ये जो बात बताई ये जो लीडरशिप वाली पर्सनालिटी, ये डेवलप भी तो फैमिली के अराउंडिंग में होती होगी, नहीं नहीं, ये कि नेचर की दी होती है, बाय नेचर दी गई बाय होती है? नेचर। हर ह्यूमन बीइंग को Okay. एक पर्सनालिटी मिली है, एंड देयर आर 4 पर्सनालिटी, ईगल, डव, आउल एंड पीकॉक, ओके, ठीक है। और उस बच्चे की जो कैन यू एक्सप्लेन दिस? हाँ श्योर, लाइक ये जो लीडरशिप क्वालिटी में जो सबसे पहले आता है आपका ईगल। ईगल इज द मोस्ट डोमिनेंट पर्सनालिटी एंड ही ऑलवेज लव्स टू लीड। ओके, कुछ इसमें एग्जांपल देके भी बताइए, मतलब सोसाइटी में जो जो ईगल पर्सनालिटी लगते हो आपको। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ओके ही इज़ अ ईगल पर्सनालिटी। ओके उन्होंने जो सोच लिया है वो सोच लिया, और वो होता ही है। फिर होता है ना, कभी कभी ऑफिस में भी ऐसे बॉस कभी कभी आ जाते हैं कि जिन्होंने एक बार सोच लिया, एम्प्लॉय उसको कितना % तक पूरा कर पाएगा ये नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने सोच लिया होना तो वही है। और ईगल पर्सनालिटी की क्या मतलब, कैसे देख के पता चलता है कि ये ईगल पर्सनालिटी है? ये देख के नहीं, ये आपका फिंगरप्रिंट से पता चलता है। फिंगरप्रिंट बताते हैं, जो आपका थंब का L1 होता है ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है, ठीक है। ओके, ईगल हो गया। नेक्स्ट आप ले लीजिए, आउल को ले लीजिए, ओके, ठीक है। ईगल एंड आउल बोथ आर टास्क ओरिएंटेड, इनके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों के लिए दोनों टास्क के कंप्लीट करना है। टास्क इज दे आर टास्क ओरिएंटेड। ईगल का ये है कि ईगल एक रास्ता चुनेगा, एक उस पर चलेगा, स्टबन रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, स्पीड अप रहेगा, उसको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आउल कंप्लाइंट पर्सनालिटी, काम उसको भी करना है लेकिन वो बाय रूल चलता है। उनको जो आपने रूल दे दिया कि बच्चा ही है,
अब 5 साल के बच्चे को नहीं पता कि आउल पर्सनालिटी है, लेकिन पेरेंट्स ने कह दिया आपको सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ना है, फिर दूध फिनिश करना है, फिर आपको स्कूल जाना है। वो बच्चा लाइफ लॉन्ग वैसे ही चलेगा, वो चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे स्कूल जाके पढ़ना है तो मुझे पहले ये काम ख़त्म करने हैं, तो ही मुझे आगे जाके कुछ मिलेगा। तो ये पर्सनैलिटी डेवलप बाय पेरेंट्स भी करी जा सकती है आपके हिसाब से? जब भी हम बच्चे के पर्सनालिटी या हम उसको कुछ असेस करते हैं, हम पेरेंट्स के ज़रूर करते हैं, ओके। क्योंकि बच्चा तो एक अभी नर्चरिंग फेज़ में चल रहा है। जो नर्चर हो चुके हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे को नर्चरिंग दे कैसे रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आता है केस जिसमें कि बच्चे पहले तो सुनते थे, जब तक 7-8 साल के होते हैं, वो जो पापा मम्मी ने कह दिया, जो दादा जी ने कह दिया, किसी ने भी कह दिया, वो मान लिया। बट जब उनकी अपनी थॉट प्रोसेस बननी शुरू होती है, तब उनको समझ में आता है कि लाइक इन्होंने जो बताया था और जो सोसाइटी कह रही है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर वो एक अपना पाथ बनाता है, और जो अपना पाथ बनाता है फिर वो उस पे चलता है, फिर वो ना पेरेंट्स की सुनेगा ना फिर वो सोसाइटी की सुनेगा। तो इसलिए नर्चरिंग बहुत मैटर करती है बच्चे की इस चीज़ में। ओके, आपने मैम ईगल बता दिया, आउल बता दी, नेक्स्ट? आउल की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे। आउल जो होता है ना, वो अगर आपने देखा हो तो ही कैन रोटेट हिज हेड 360 डिग्री एंगल। तो वो अपनी ज़िंदगी में हर सिचुएशन को 360 डिग्री के एंगल से देखता है। उसमें लॉस, बेनिफिट, प्रॉस, कॉन सब देखेगा। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी भी यही होती है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड। ओके। जो एक बार में 10 काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल एक में भी नहीं हो पाते। ये आउल ये आउल पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट मैम? नेक्स्ट है आपकी डव। डव है पीपल ओरिएंटेड पर्सनालिटी, जिसमें वो लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। 60-70% अर्थ पे जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो डव पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स काइंड ऑफ पीपल। सो हमें लोग चाहिए। अगर हम अकेले हो जाते हैं तो हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है, तो हम चाहते हैं कि हम पार्टी में जाएं तो सबसे हाई हेलो हमारी हो, ठीक है। और डव पर्सनालिटी लीड तो उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन वो फॉलोवर बहुत अच्छा होता है, कि अगर वो किसी टीम में घुस गया है और उसकी अपनी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो वो अपनी टीम को टॉप पर पहुंचा देगा। वो लीड कभी नहीं करना चाहेगा, लेकिन बेस्ट परफॉर्म करना चाहेगा। ये डव पर्सनालिटी होती है। और फोर्थ आता है पीकॉक। इन्हें हाँ, पीकॉक। पीकॉक को आप सब लोग मतलब आपने देखा ही होगा कि बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। कोई भी उसको देखता है तो वो इन्फ्लुएंस होता है, वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, मतलब व्हाट अ ब्यूटी, नेचर ने कितना सुंदर एक पक्षी को बनाया है। तो जो पीकॉक कैटेगरी में आते हैं वो भी एक इन्फ्लुएंसर की तरह ही होते हैं। वो कहीं भी जाएंगे, वो पार्टी के एक अट्रैक्शन बने रहेंगे, और नहीं भी बनेंगे तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस ही हुए, हमेशा। चाहे वो घर के 4 लोगों में बैठेंगे, चाहे वो 40 लोगों में बैठेंगे, वो दे ऑलवेज ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर विद देयर स्किल्स, विद देयर स्ट्रेंथ एंड ऑल। दिस इज ओके, कुछ चीज़ें मैम आपसे पूछ रहे हैं पर्सनालिटी वाइज ही आपको बताना है। आपने नरेंद्र मोदी का तो बता ही दिया, अमित शाह जी हो गए या राजनाथ जी हो गए, इनकी पर्सनालिटी कैसी है? आपने 4 चीज़ों में डिफाइन करा है, तो ये किस में आते हैं, कौन सी पर्सनालिटी रहती है? अमित शाह जी हैं एंड राजनाथ जी हैं एंड मोदी जी हैं, ठीक है। दे आर आउल पर्सनालिटी आई विल से, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारे काम को हैंडल करते हैं, प्लस काम को टॉप पे रखते हैं। उनके लिए काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे राजनाथ जी हैं, चाहे वो अमित शाह जी हैं, ये काम के साथ साथ काम में आने वाले जो भी अड़चने हैं या सक्सेस है, कितना करने से कितनी सक्सेस मिलेगी, एनालिसिस करते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका काम के पैटर्न को देखते हुए आउल पर्सनालिटी में जाते हैं। एक बार में बहुत सारा काम हैंडल करते हैं, प्लस हर सिचुएशन को, हर टास्क को वो 360 डिग्री एंगल के उससे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से राजनाथ जी हैं, चाहे आपके अमित शाह जी हैं, ये आउल पर्सनालिटी में आते हैं, क्योंकि वो लीड भी करते हैं साथ में। ओके, और अगर ये थोड़ा सा हम एक्टर्स में आते हैं, रेखा जी और जया जी के बारे में आपसे पूछे तो ये लोग किस पर्सनालिटी में आते हैं? पहले तो मैं रेखा जी के बारे में पूछना चाहूँगा, वो किस पर्सनालिटी में आती हैं? रेखा जी हो चाहे जया जी हो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है,
वो इन्फ्लुएंशियल बेस्ड होती है। ओके, जितना ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं उतना ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो इन्फ्लुएंस हमेशा पीकॉक पर्सनालिटी ही रहती है। ओके, पिकअप पर्सनैलिटी। सपोज़ यहाँ पर कोई डव पर्सनालिटी है और वो इन्फ्लुएंस करना चाहे, तो आप देखें कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो कि आते तो बड़े शोर ज़ोर से हैं इंडस्ट्री में, बट उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते। या ये कहिए कि कोई आते बहुत स्लो उससे हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है इन्फ्लुएंस। जैसे राजकुमार राव आए तो बहुत राजकुमार, स्लो थे, हाँ, लेकिन अब इस समय इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उनका। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आपने तो कभी कभी राजकुमार राव की पर्सनालिटी क्या ईगल पर्सनालिटी अब हो गई है? ईगल पर्सनालिटी हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्टनर्स में पीकॉक पर्सनालिटी ज़रूर होगी उनके उसमें, तभी पब्लिक उनसे इन्फ्लुएंस होती है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनका जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वो कहीं ना कहीं जो है उनके पैटर्न्स में एक पीकॉक पैटर्न ज़रूर होगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। आपने क्रिकेटर्स की बात करी थी, तो क्रिकेटर में जैसे विराट कोहली की पर्सनालिटी लेकर हम बात करें, या फिर रोहित शर्मा की पर्सनालिटी को लेकर बात करें, ये कैसी पर्सनालिटीज़ हैं? पर्सनालिटी के अलावा जो इनका प्रोफेशन है, ठीक है, मैं उसको लेके बात करती हूँ, ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, विराट कोहली जी भी ADHD से शायद सफ़र हुए हैं अपने बहुत यंग एज में, जब वो छोटे रहे होंगे। बट उनको नेचर ने जो इंटेलिजेंस दिया, वो दिया काइनेस्थेटिकल, ओके, ठीक है। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होता है वो आपकी फुल बॉडी मूवमेंट होता है, ठीक है, वो उसमें बहुत हाई है। तो जैसे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के साथ अपनी इंटेलिजेंस को जोड़ा, आज उनकी सक्सेस मतलब गली गली में, वर्ल्ड में, हर जगह है। तो दिस इज़ मतलब पर्सनालिटी के साथ साथ अगर आपकी इंटेलिजेंस उसके साथ जुड़ जाए, आपकी सक्सेस 100% फॉर श्योर होती है। अगर आपने पर्सनालिटी को पीछे छोड़ा या इंटेलिजेंस को इग्नोर किया, तो कहीं ना कहीं आप सफ़र ज़रूर करोगे अपने लाइफ में। बट अगर आप दोनों को साथ लेके जब चलते हैं, एक प्रोफेशन ऐसा चूज़ करते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को भी सूट करे, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए विराट कोहली ईगल पर्सनालिटी या आउल पर्सनालिटी भी होते हैं, लीडिंग हैं दोनों के दोनों, लेकिन ADHD या काइनेस्थेटिकल बहुत हाई है उनका, तो उनको स्पोर्ट्स तो 100% उनको सक्सेस स्टार, सक्सेस सन कुछ भी बना सकता है उनको। ओके, और रोहित शर्मा के लिए? रोहित शर्मा जी ने भी, वो हमारे कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के, तो लीड भी उन्होंने अच्छा करा है। तो हो सकता है उनका जो बिहेवियर पैटर्न को देख के जो मैं एक एनालिसिस दे सकती हूँ, एक ओवरऑल एनालिसिस, दैट ही इज़ अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन ऑल्सो। वो टीम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। उनके लिए गेम भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए उनके टीम मेंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं उनके में एक लूप पैटर्न आता है जो कि उनको डाइवर्ट करता है अपनी टीम की तरफ। तो वो अच्छे लीडर भी हैं, वो अच्छे टीम प्लेयर भी हैं। तो उनको अगर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आउ लीगल में से साथ में डव पर्सनालिटी को एक होंगे, क्योंकि नेचर मिक्स पर्सनालिटी भी लेकर आता ओके, है। उनका मिक्स पर्सनालिटी। मिक्स पर्सनालिटी होती है। ओके, अच्छा मैम, आप फिंगरप्रिंट्स देख के आपने बताया कि बता सकते हैं, मैं अपनी टीम से किसी को बुलाता हूँ, आप उसके बारे में बता देंगे मैं फिंगरप्रिंट? पर्सनालिटी तो बता सकती हूँ, बट लेटर ऑन बाकी चीज़ों के लिए तो मुझे स्कैनर की ज़रूरत होगी। मैं क्या अपना अंगूठा लेफ्ट हैंड का दे सकते हैं? लेफ्ट हैंड, इसे हम पाउडर टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, जब हमें जस्ट सिंपल देखना होता है कि पैटर्न सिर्फ क्या है, तो हम उससे बता देते हैं कि लाइक आप अच्छे से अच्छा पहनना पसंद करती हैं। आपको हमेशा ऐसा काम करना चाहती हैं, ऐसी बात कहना चाहते हैं जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं आपसे, ठीक है। करेक्ट। और आपके लिए काम से ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो तो ठीक, अर्निंग आपको करनी है,
बट एक होता है ना कि मुझे लोगों के साथ रहना है। काम रिलेशनशिप तो की आप वैल्यू है। अकेले भी कर सकते हैं, बट लोग आपके लिए कहते हैं ना कि अगर 19 नंबर और 20 नंबर किसको देना है, तो 19 नंबर में काम आएगा और 20 नंबर में आपका ज़्यादा प्रिविलेज जो होती है लोगों से रहती है आपकी, ठीक है। और इजी गोइंग है, मतलब आप बहुत मतलब कॉम्प्लिकेशंस को पसंद नहीं करते हैं आप, आपको सिंपल चीज़ें है ना ज़्यादा सही लगती है कि सिंपल रहे ना, उसमें कोई पूछे ना कोई ज़्यादा, आपको गाइडेंस लेकिन हमेशा चाहिए होती है ना। आपको चाहिए कोई आपकी ऐसे फिंगर पकड़ के आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ बता दे, है ना, और उसमें आप मेहनत कर लेंगे। फैक्ट है मैम, बहुत बड़ी क्लैप फॉर मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, हमारी टीम से 1-2 लोग और हैं। अर्जुन तुम भी आ जाओ जरा। सर ये डबल उसमें है, ये डबल लूप है जहाँ तक है इनका, मुझे इनका डेल्टा नहीं पता चला, बट 2 कॉर्नर्स में है। हर्षित को समझना मुश्किल पड़ रहा है। नहीं, समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम कोई पैटर्न को देखते हैं ना तो हम 100% श्योर होने चाहिए। ये नेचर है, इसमें डबल पैटर्न्स आ रहा है, Okay. इसमें लूप पैटर्न भी आ रहा है, इसमें वर्ल्ड पैटर्न भी आ रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इनके एनर्जी फ्लो किस तरफ है मैक्सिमम, ठीक है। तो जहाँ तक इनका जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न बोल रहा है, ये हम इसे बोलते हैं कॉम्पोजिट वर्ल्ड, ओके। जिसके अंदर वर्ल्ड की पर्सनालिटी भी होती है लूप की। अब लूप जो होता है वो इजी गोइंग होता है। आप किसी किसी चीज़ को मतलब एक तो हर सिचुएशन को बहुत डीपली एनालाइज करते हो, मतलब हर बात को बहुत गहराई से सोचते हैं आप, बहुत ज़्यादा गहराई से, है ना। और कभी कभी बड़ी से बड़ी चीज़ को तो बहुत आसानी से कर जाते हैं, कभी कोई छोटी चीज़ में ऐसा अटक जाते हैं कि उससे आगे नहीं बढ़ पाते। छोटी चीज़ में ज़्यादा अटक जाते हैं, बड़ी चीज़ आराम से निकाल लेते हैं आप, लगभग, ठीक है। और एक प्रॉब्लम को, एक ही सिचुएशन को, किसी एक बात को बहुत गहराई से सोचते हैं, मतलब एक बार नहीं सोचते, 100 बार 1000 बार सोचते बहुत हैं उसको, हर एंगल से, हर एंगल से कि है ना, कि हर एंगल से सोचेंगे उसमें आप, ठीक है। और कभी लगता है कि मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी लगता है कि नहीं, मेरे को लोग ज़्यादा सही रहेंगे इस सिचुएशन में। मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से काम और लोगों को बांट लेते हैं कि अगर मेरा ऑफिस टाइम है तो अगर मैं काम में हूँ तो काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर घर में हूँ और ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट आ जाए, अभी मेरा घर का है, अब मेरा टाइम मैं घर को दूंगा, ऐसा है सिचुएशन के हिसाब से। मतलब मुझे फैक्ट बताया कि ये तो मैंने आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के बताया, क्योंकि ये एक आउल पर्सनालिटी में आ रहे हैं, तो इनके लिए कन्फ्यूजन रहता है। एक बार में बहुत सारा काम करना ही पसंद करते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसका एक सोर्स ऑफ इनकम और होनी चाहिए, या इस तरीके से कुछ एक बार में वो आप हैंडल कर पाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, वो काम भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में एक ही काम रहता है, लेकिन दिमाग में काम बहुत रहता है आपके, मल्टीपल काम रहते थे आप। बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर मैम। अब मैम एक सोचने वाला तो एकदम 100% आपने करेक्ट। नहीं, काम भी दिमाग में बहुत ज़्यादा रखते हो, कन्फ्यूजन होता है आपको। थैंक यू मैम। मैम डीएमआईटी को लेके लोगों के अंदर मिथ क्या रहता है? डीएमआईटी को लेके सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है लोगों के अंदर कि हम प्रेडिक्ट कर देंगे, कोई भी भविष्यवाणी कर देंगे, जो कि गलत है। फ्यूचर बता देंगे, फ्यूचर बता देंगे, हम फ्यूचर नहीं बता सकते, डायरेक्शन बता सकते हैं। हम बताएंगे कि आपकी इंटेलिजेंस क्या है, उसके बेस पे आपको क्या करना चाहिए, नेचर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है और कहाँ वीकनेस दी है, जो है हम वही बताते हैं। हम ना तो ऐड ऑन कर सकते हैं, ना हम उसमें हटा सकते हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं करते। हम ये बताते हैं कि अगर आपका म्यूजिकल टेलेंट हाई है, ब्रेन पोटेंशियल हाई है, तो आपको म्यूज़िक फील्ड में जाना चाहिए, या आपको लिरिसिस्ट बनना चाहिए, या आपको एक डांसर बनना चाहिए। ये हम बताते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, जो नेचर ने आपको दिया है। फिंगरप्रिंट्स आर लाइक ब्लूप्रिंट,
उसको डिकोड हम कर देते हैं, ठीक है। प्लस DMIT जो है कोई थेरेपी नहीं बताती है, वी आर नॉट द थेरेपिस्ट। हम DMIT काउंसलर्स हैं, हम थेरेपिस्ट नहीं, हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं जिसमें आपकी वीकनेस भी आपको स्ट्रेंथ की तरह काम करेगी। बट हम थेरेपी नहीं देंगे, इसके लिए हमको एक्टिविटीज़ देंगे जिससे कि आप में अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको फोकस बढ़ेगा, बट थेरेपी नहीं है। एक चीज़ और भी मैम, लर्निंग स्टाइल और थिंकिंग स्टाइल में क्या डिफरेंट रहता है? देखिए, लर्निंग स्टाइल तो वो है कि जो आप किस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है, फिर उसको लेके आप कैसे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको सिर्फ लर्निंग स्टाइल में सिर्फ या तो आप सुन के किसी बात को समझ जाते हैं, या आप देख कर समझते हैं, या फिर आप उसको करके समझते हैं। 3 वे प्रोसेस होता है लर्निंग में, ठीक है। सुनना, देखना और खुद से करना, ठीक है। तो जो बच्चे कहते हैं कि पढ़ता रहता है, किताब लेके बैठा रहता है, लेकिन उसको याद नहीं होता, क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा। अगर उसका स्टाइल काइनेस्थेटिकल है तो इसका मतलब हमें उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके उसको समझाना होगा, तभी वो समझ में आएगा उसको, या उसे खुद उसको लिखना पड़ेगा। अगर विजुअल है तो डायग्राम्स के हेल्प से या चार्ट से या ड्राइंग के थ्रू उसको समझाना होगा। हर बच्चे की अपनी अपनी स्टाइल होती है, और 3 स्टाइल में सब लोग डिवाइड होते हैं, हम और आप लोग, सब लोग। ओके, कौन से 3 स्टाइल मैम? फर्स्ट रहता है विजुअल स्टाइल, सेकेंड इज आपका ऑडियो लिसनिंग आता है आपका, तीसरा आता है काइनेस्थेटिकल। तो जो काइनेस्थेटिकल होता है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू समझते हैं, फिजिकल टच सेंस को लेके। किसी भी चीज़ को अगर उनको महसूस करना है, समझना है, तो उसको टच से, उसकी सेंस से खुद करके समझेंगे। लेकिन अगर जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, बात इधर कर रहे होते हैं, लेकिन जो टीचर कुछ कह रहा होता है वो सुन रहे होते हैं, उसी से उनको ग्रास्प हो जाता है, फिर उनको घर जाकर याद नहीं करना पड़ता। तो विजुअल में होता है, वो अपना ऑडियो यूज़ करा, उन्होंने Okay, सुना audio टीचर को और उनको याद हो गया। कुछ बच्चे होते हैं वो सिर्फ मैम ने जो कह दिया, जो दिखा दिया बोर्ड पे, जिस तरीके से दिखा दिया, वो उनके लिए एक एक पर्टिकुलर उनका एक मेथड या फिगर बन जाती है, वो उसी के थ्रू ही समझते हैं। फिर वो दैट इज़ अ विजुअल थिंग, विजुअल वो देख के समझ पाते हैं। आजकल तो एजुनेक्स्ट का ज़माना है, तो बच्चों को क्लासेस में भी वो एक्टिविटीज़ वीडियो फॉर्म में करके दिखाते हैं, तो वो तीनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो ऑडियो लर्नर हो, चाहे वो विजुअल लर्नर हो, चाहे वो काइनेस्थेटिक हो। वो देख रहे हैं कि चीज़ हो रही है, साइकिल कैसे चलती है, तो देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला, तीनों समझ पा रहे हैं उसको। मैम अगर कभी आप ऑनलाइन परामर्श लेनी हो या फिर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन आपसे लेना चाहता हो, तो उसका क्या तरीका है? और ऑफलाइन मिलना चाहता हो तो उसका क्या तरीका है? ऑनलाइन सिर्फ कंसल्टेशन हो सकता है, DMIT टेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए फिंगरप्रिंट्स लेने होते हैं, वो मैं फिज़िकली ही लेती हूँ। ऑनलाइन मैं फिंगरप्रिंट्स नहीं लेती हूँ, क्योंकि थर्ड ऐप पार्टी इन्वॉल्व होता है, आपका फिंगरप्रिंट्स होते हैं, दैट इज़ वेरी सिक्योर थिंग्स। तो मैं उसको पर्सनली अपने स्कैनर से अपने ही सॉफ्टवेयर पर लेती हूँ। और मेरी वेबसाइट है www.akaronline.net, उसके थ्रू आप मेरी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। इंस्टाग्राम पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं, आकार ट्रांसफॉर्मिंग डेस्टिनी के नाम से है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैम DMIT और एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? DMIT बताता है कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी आपको बताता है कि कोई चीज़ आपके साथ होगी, कब होगी, फ्यूचर बता रहा है। ये प्रेजेंट में भी वो करंट सिचुएशन आपको नहीं बता। उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ ये बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड में नहीं बता पाएगा, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत किस फील्ड पैसा में आएगा, बनेगा ये नहीं बता किस रास्ते पे जाकर बनेगा वो नहीं बता पाता, क्योंकि कर्म तो फिर सबसे प्रधान होता है ना, कि आपने अच्छी पढ़ाई करी या आपने अपना अच्छा स्किल सेट किया उस पर। तो एस्ट्रोलॉजी जो बताएगा कि बहुत पैसा आएगा या आप तबीयत आपकी ख़राब होने वाली है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है। DMIT आपको बताता है कि ये आपकी इंटेलिजेंस है, इससे रिलेटेड आप अपनी इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अच्छा, जो DMIT की रिपोर्ट मिलती है वो कितनी देर में मिल जाती है? देर में या दिन में? इट टेक्स अराउंड 1 वीक। 1 वीक लगता है? 1 वीक लगता है। मतलब एक
वीक का पूरा समय लेके चले अगर अपने बच्चे की काउंसलिंग कोई बच्चा कराना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 वीक का समय लेके चलें। ओके, क्या DMIT से किसी बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है? जीनियस तो बाय बॉन्ड कोई नहीं होता है, सबको बनाया ही जाता है पहली बात तो। तो आप ये कह सकते हैं DMIT से बनाया जा सकता DMIT आपको ये बता देगा कि आपको महारत मिलेगी आपकी इस इंटेलिजेंस पर काम करने में। आप उसको लोग कितना सीरियसली फॉलो करते हैं वो आप पर। DMIT ने तो काम कर दिया, आपको बता दिया, पर आपने कितना फॉलो किया, आप में कितना ज़ील है अपने उस इंटेलिजेंस को निखारने का, वो आप पे डिपेंड करता है। है। क्या DMIT का भी रिजल्ट गलत हो सकता है? नो, मतलब 100% सही ही होगा? depends, it depends on the person who is taking your fingerprints. फिंगरप्रिंट्स ठीक से लिए हैं या नहीं, रजिस काउंट ठीक से हुए हैं या नहीं, वो चीज़ बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, हम रजिस काउंट फॉर एग्जांपल 20 कर रहे हैं, मैंने 20 किया, किसी ने 18 किया, किसी ने 15 कर दिया, तो 15 और 20 में बहुत फ़र्क होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका काउंसलर कौन है। काउंसलर ही आपका फिंगरप्रिंट्स लेता है, काउंसलर ही उसको, अगर काउंसलर एनालाइज कर रहा है तो। अदरवाइज देयर आर कंपनीज जो कि काउंसलर किसी और को बनाते हैं और एनालिसिस कोई और करता है, उस एनालिसिस को इंटरप्रेट कोई और करता है। बट जहाँ पर सब कुछ एक ही इंसान करता है वहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। DMIT से कैरियर गाइडेंस में कैसे मदद मिलती है? DMIT से सबसे पहले आपका ब्रेन पोटेंशियल कितना है, ठीक है, वो पता चलता है। किसी फील्ड को ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है, किसी को कम लर्निंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपका फैशन इंडस्ट्री को लूँ, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ कलर्स एंड गुड कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अप इन द ऑडियंस। ठीक है, ऐसे उसमें ब्रेन पोटेंशियल अगर 180 190 है तो इतना कुछ काम नहीं है। बट यही मैं कहूँ कि किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, देन ब्रेन पोटेंशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ क्रिएटिविटी भी शो करनी है आपको, वहाँ पे आपको कुछ रिसर्च भी करनी है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि आपको किस फील्ड में जाना है और कैसे प्रूव करना है। क्या DMIT से जो शादी होती हैं दोनों की, हस्बैंड वाइफ की फिंगरप्रिंट्स देख के बताई जा सकती है कि आगे लॉन्ग रिलेशन जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? मैंने वही बताया अभी, एक आपने सवाल ऐसा किया था मिथ जी कि DMIT प्रेडिक्शन नहीं करता, मगर हाँ हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी अगर पीकॉक है या ईगल है, वो तो वट एवर, और वाइफ की क्या है, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी। सपोज अब शादी हो गई तो हो गई, अब उसके बाद क्या करें, नहीं दूसरे को हैंडल नहीं कर पा रहे। उसके बाद का बता दी, क्योंकि शादी के बाद बहुत लोग परेशान हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद हम आपको डिवीजन बता देते हैं, आप इस डिवीजन को देखिए घर के, आप उस डिवीजन को देखिए, देन यू गाइस कैन गो टुगेदर। उसके बाद भी अगर लड़ाई हो रही तो वो तो फिर आपको कुछ सुलझाना है। अच्छा। हम आपको रास्ता बता सकते हैं जी, ठीक है, चलना आपको ही है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर फ्यूचर में कोई व्यक्ति शादी करना चाह रहा है तो DMIT टेस्ट करा लें दोनों लोग। अच्छा मैम, अगर दोनों सेम पर्सनालिटी होंगे तो दिक्कत बहुत होगी? अच्छा है, ओके। अच्छा भी है, खराब भी है। फॉर एग्जाम्पल आप भी ईगल पर्सनालिटी, आपकी वाइफ भी ईगल पर्सनालिटी, आपको भी लीड करना है, उनको भी लीड करना है, आप भी डोमिनेंट है, वो भी डोमिनेंट है, देन प्रॉब्लम। लेकिन दोनों में अच्छी बात ये हो कि दोनों एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। तो ऐसे केस में हम आपको बता देंगे आप अपना एरिया चूज करिए, वो अपना एरिया चूज करें, क्योंकि दोनों को एक्सपर्ट की जरूरत। घर किसी एक से नहीं चलता है, दोनों के ही सोच से चलता है, हस्बैंड और वाइफ के। तो जब अपना अपना जब काम संभाल लेते हैं तो काम बहुत बढ़िया चलता है। तो मैम बेस्ट पेयर क्या रहता है? जैसे ईगल और आउल बेस्ट पेयर रहता है? नहीं, देयर इज नो सच बेस्ट पेयर, ये तो नेचर है। क्योंकि आपने बोला ना कि अगर दोनों ही लीड करेंगे तो वहां पे फिर क्या होता है कि नहीं मेरी चलेगी, उसमें अगर लड़ाई होती है। देखिए, अगर दो बुद्धू अगर मिल जाएं, ठीक है, दो बुद्धू मिल जाएं अगर, तो क्या होगा? सब वो सोचेंगे आप बुद्धू है ना, और आप सोचेंगे कि वो बुद्धू है, तो यही चलेगा। तो बेटर ये होगा एक दूसरे को समझ जाएं कि वो हैं क्या। अगर आपको समझ में आ गया कि मैं भी बुद्धू हूँ और वही बुद्धू है, तो हम अपने अपने काम को डिवाइड करेंगे। द मेन फंडा इज कि आपने अपने अपने काम को डिवाइड कर लिया, ठीक है, और उसके बेस पे आप चले। देन आपको ये लगा कि वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चलेगी उसमें। यानी अब ये है कि अगर कोई व्यक्ति शादी भी करना चाह रहा है तो DMIT का सहारा लेके ये पता कर सकता है कि मेरा पार्टनर कैसा हो सकता है। हाँ, आपको पेयरिंग मिल जाएगी, लेकिन वही चीज़ है ना,
अगर डव पर्सनालिटी है और वो ऐसे इन्वायरमेंट से आई है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उस घर का उसका, तो वो डोमिनेंट नेचर में होगा ही होगा उसके। ओके तो सिर्फ एक DMIT नहीं मैटर करता, वही नर्चरिंग, आपका इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, वन लाइन में जो पेरेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि DMIT कराना क्यों ज़रूरी है, उसको आप मुझे थोड़ा सा बता दें। DMIT जो बताता है, DMIT आपकी क्षमताओं को बताता है, ठीक है। क्षमताओं के साथ साथ कि आपके अंदर कहीं वीकनेस है, कहीं कमज़ोरी है किसी जोन में, वो भी बताता है। तो ज़्यादा हम काम करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी क्षमताओं पे, तो वो आपको जल्दी सक्सेस दिलाएगा। रादर कि अगर हम वीकनेस पे काम करते हैं, कमज़ोरी पे, तो वो इम्प्रूव तो करेगा लेकिन वो आपके लिए आगे चल के हर्डल नहीं बनेगा, एक ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगी आपकी वीकनेस। सपोज़ किसी का लिखने का बहुत अच्छा है लेकिन स्पीकिंग अच्छा नहीं होता, तो हम उसको वही फील्ड देंगे जिसमें उसका लिखने की ज़्यादा हो। लोग अपने शब्दों से भी पॉपुलर हुए हैं, सिर्फ बिल्कुल। लिखा है और पॉपुलर, लोग कुमार फेस विश्वास नहीं को देख जानते लीजिए, हैं। वो अपने शब्दों से ही पॉपुलर हुए। शब्दों से पॉपुलर हुए जी। हैं वो। उनका लिखना और उनका बोलना दोनों ही बहुत अच्छा है। अच्छा है। वो प्रेजेंटेशन ही बहुत अच्छा देते हैं, वो लिखते ही बहुत अच्छा है। कुछ लोग लिखते अच्छा है लेकिन बोलते अच्छा नहीं, कुछ लोग बोलते अच्छा है। वही सिंगर और लिरिसिस्ट में जो फ़र्क होता है, लिखते अच्छे हैं लेकिन गाते नहीं है, लेकिन जो गाते हैं वो लिखते नहीं है। अगर कोई पेरेंट DMIT पर शक करता है तो आप उनको कैसे समझाएंगे? पहले तो उनके डाउट्स ही लिए जाएं कि वो किस तरीके का डाउट कर रहे हैं। ओके वो डिपेंड करता है कि आपका अगर कोई लगता है कि नहीं DMIT, तो क्यों नहीं समझ में, आपके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है DMIT को लेके, पहले आप वो बताइए। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक क्वेश्चन लेके हम उसको क्लियर करते हैं। ओके हाँ, हम एक एक आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करते जाएंगे, आपको प्रूव करते जाएंगे। देन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपके एम्प्लॉयज़ का किया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, मुझे आज नहीं पता था कि ये प्रैक्टिकल यहाँ पर एक तरीके का मेरे साथ हो जाएगा, बट ये एक तरह का कभी लाइफ में इन्हें कहीं DMIT कभी कराना होगा अपने बच्चों के लिए भी, कि तो ये पहले सेटिस्फाइड हो गए यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उन्हें पता अगर चल गया आगे क्या है। जाके अगर इन्हें कराना हुआ तो DMIT की तरफ से तो ये श्योर हैं ही, लेकिन आगे जाके इन्हें किसी समझाना पड़ेगा तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही डायरेक्ट आ जाएंगे। समझा देंगे। मैम अच्छा, जो स्कूल्स होते हैं या जो कॉलेजेस होते हैं, ये लोग बच्चों की कैसे DMIT के थ्रू बच्चों की स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं? DMIT अगर स्कूल ऑप्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ही हो सकता है, क्योंकि अगर स्कूल कॉलेजेस हैं तो वो अपनी स्पोर्ट्स टीम बनाते हैं, कोई क्रिकेट की बना लेते हैं, कोई टेनिस की बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टीम्स बनते हैं। स्पोर्ट्स में भी म्यूज़िक टीम्स बनती हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं जाके। तो इतने बड़े क्राउड में 700, 800, 1000, 2000 के क्राउड में बच्चों को छांटना कि कौन म्यूजिकल बच्चा किसमें बेटर जाएगा। है, कौन सा स्पोर्ट्स के लिए बेटर है, कौन सा आर्ट्स के लिए बेटर है, DMIT आपको क्लियर पिक्चर ही दे देगा कि किन बच्चों को आपको किस गेम के लिए लेना चाहिए, किस गेम में ब्रेन की ज़रूरत ज़्यादा है, किस गेम में फुल बॉडी मूवमेंट की ज़्यादा है, या किस आपको म्यूज़िकल कोई कंपटीशन होना है उसमें बेस्ट टीम बनानी है आपको, तो उसमें किस तरीके के बच्चे की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो DMIT क्लियर पाथ देगा आपको गेस नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑडिशन नहीं करने पड़ेंगे बार बार, आपको क्वेश्चंस रेज नहीं करने पड़ेंगे, आप सिर्फ उनकी एक DMIT रिपोर्ट देखेंगे एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। और सेम ये कॉर्पोरेट ऑफिस में भी रहता होगा? बिल्कुल, कॉर्पोरेट ऑफिस भी इससे बेनिफिट होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो हर 6 महीने में चेंज करते हैं, आपका एक्सपीरियंस ले लिया देन दे स्विच टू अदर। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप कितना वर्कलोड दीजिए वो काम करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो काम भी करते हैं और एड ऑन भी करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपकी कंपनी को प्रोग्रेस भी देते हैं। तो ऐसे में जो HRs होते हैं वो भी DMIT की हेल्प ले सकते हैं। वो देख सकते हैं कौन बंदा मार्केटिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा फिनेंस के लिए ज़्यादा अच्छा है, किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है एक जगह पे काम करने की। अदर आज की जनरेशन में कंपनीज को सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है एम्प्लॉय रिटेंशन में, क्योंकि जहाँ 1000 रुपये भी ऊपर होता है एम्प्लॉय स्विच कर जाता है, क्योंकि हर एक को आजकल मनी की नीड है। बट कहीं ना कहीं टैलेंट और स्किल की ज़रूरत कंपनीज को भी है और एम्प्लॉय को भी ज़रूरी है कि उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको निखारने के लिए उसको भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। दोनों को ही ज़रूरत है, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और आई होप
जितने भी पेरेंट्स होंगे या जो स्टूडेंट्स होंगे उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको मैम से मिलना भी होगा तो आपको नंबर मैम का मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू।